हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे वर्कलेस एल्गोरिथम। वर्कलेस एल्गोरिथम है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में सिर्फ एक एल्गोरिथम है और काफ़ी एल्गोरिथम है, बट जो वर्कलेस एल्गोरिथम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। इसके कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से ये एल्गोरिथम है जो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में। हम स्टडी करेंगे कि वर्कलेस एल्गोरिथम में क्या नया है, क्यों इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और जो बाकी एल्गोरिथम्स हैं उनमें क्या ड्रॉबैक्स थे जिनकी वजह से ये वर्कलेस एल्गोरिथम है जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सबसे पहले जो वर्कलेस एल्गोरिथम है इसके जो पहले जो एल्गोरिथम था वो था क्रिस्टियंस एल्गोरिथम। हम पढ़ेंगे कि क्रिस्टियन एल्गोरिथम है जो उसमें क्या ड्रॉबैक्स रहे थे जिनकी वजह से हमें जो वर्कलेस एल्गोरिथम है उसके ऊपर शिफ्ट करना पड़ा। तो क्रिस्टियन एल्गोरिथम में क्या था, ए सिंगल सर्वर माइट फेल। इसमें क्या था, सिर्फ एक सिंगल सर्वर ही यूज़ किया जाता था। अगर वो जो सिंगल सर्वर है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई जिस वजह से वो अगर फेल हो गया, तो उसके बाद जो पूरा सिस्टम था, जो पूरा नेटवर्क है, वो सिंक होना बंद हो जाएगा। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसमें इन एल्गोरिथम्स की क्या ज़रूरत है, क्यों हम इन एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स है कि जिस नेटवर्क में जो सर्वर्स हैं, सिस्टम हैं, नोड्स हैं या कंप्यूटर्स हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर लोकेशंस के ऊपर होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है कि एक सर्वर कोई और लोकेशन पे है, दूसरा सर्वर कोई और लोकेशन पे है, तीसरा कोई और पे है, और फोर्थ की ही किसी और लोकेशन के ऊपर है। और उन सब सिस्टम्स को जब हम किसी नेटवर्क में बैठ के यूज़ करते हैं, जब नेटवर्क में हम उनको एक्सेस कर रहे होते हैं, तो वो जो सारे सिस्टम हैं, जो वो जो सारे सर्वर्स हैं, वो आपस में सिंक होने, उनमें सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो सर्वर्स आपस में सिंक नहीं होंगे तो हम जो डेटा उनसे फेच करेंगे, सपोज करो फर्स्ट टाइम हमने डेटा सिंक किया, वो डेटा को फेच किया। जो डेटा उस टाइम फेच हो रहा था वो कहाँ से हो रहा था, सपोज करो वो यूएस के किसी सर्वर से हो रहा था। फिर थोड़े टाइम बाद हमने सेम डेटा किसी और सर्वर से फेच किया और वो सर्वर था सपोज करो नॉर्थ में। तो जब उस सर्वर से डेटा फेच किया तो बिल्कुल सेम ही डेटा फेच किया, बट हमें जो रिसीव हुआ वो ओल्ड डेटा रिसीव हो गया। उसका रीज़न क्या था कि जो दोनों सर्वर थे वो आपस में रियल टाइम में सिंक नहीं हुए। अगर वो आपस में सिंक नहीं होंगे प्रॉपरली, ठीक है, तो क्या होगा, जो डेटा है, जितने भी लोकेशंस के ऊपर डेटा पड़ा है, वो डेटा एक तरह का नहीं होगा। किसी में कोई डेटा होगा, किसी में नया डेटा होगा, किसी में पुराना डेटा होगा। इसीलिए क्या होता है, उनमें सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें क्या होता था कि जो डेटा होता था वो सिर्फ एक सर्वर के ऊपर होता था। अगर वो सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ गई और वो ख़राब हो गया, ठीक है, सिंगल टाइम सर्वर माइट फेल, अगर वो फेल हो गया तो उसके बाद क्या था, जो डेटा था वो सिंक नहीं हो सकता था। तो ये जो क्रिस्टियन एल्गोरिथम है ये क्या बताता है कि हमें इसके लिए जो मल्टीपल और ग्रुप ऑफ सिंक्रोनाइज्ड सर्वर्स को यूज़ करना चाहिए। इन्होंने सिर्फ ये बताया था, बट इस एल्गोरिथम में ऐसा नहीं था। उसके बाद क्या था, इट डज नॉट डील विद फॉल्टी सर्वर। अगर सपोज करो हम जब यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई सर्वर में किसी तरह का कोई एरर आ गया, तो उस चीज़ को ये डील नहीं करता था। प्रॉब्लम आ गई तो उसकी उसका काम उसी जगह पे स्टॉप हो जाता था। ऐसा नहीं है कि किस तरह का एरर आया है उसको सिस्टम ऑटोमेटिकली रिजॉल्व करने की कोशिश करे। तो इस तरह की जो जो मेन प्रॉब्लम्स थी क्रिस्टियंस एल्गोरिथम में, उनको कम करने के लिए हमें शिफ्ट होना पड़ा बर्कलेज एल्गोरिथम की तरफ। तो वर्कलीज एल्गोरिथम में क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसमें जैसे सबसे पहले हम करेंगे ये इस बर्कलीज एल्गोरिथम है, इसको 1989 का एल्गोरिथम भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एन एल्गोरिथम फॉर इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। ये एल्गोरिथम क्या करता है, जो सर्वर हैं, कंप्यूटर्स हैं, उनको इंटरनल लेवल के ऊपर ही सिंक कर देता है। जैसे क्या होता है, अपनी विंडो होती है, विंडो में अगर कोई नई अपडेट आ जाती है, ठीक है, तो अगर सिस्टम में हम सेटिंग में जाके ऑटो अपडेट्स को ऑन किया हुआ है, तो सिस्टम क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट वाले अपडेट
जो डेटा होता है, फाइल्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जितने भी उनके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस जिस लोकेशन पे जहाँ जहाँ लोग उसके उनके सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। तो जब सिस्टम की अपनी अपडेट्स ऑन होंगी तो अपना जो लैपटॉप होगा, ठीक है, या कंप्यूटर होगा, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो जो न्यू अपडेट फाइल्स हैं उनको फेच करेगा और सिस्टम में उनको क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। तो क्या हो गया, वो इंटरनल लेवल के ऊपर अपडेशन होगी। उसी तरह से जो अपना सिस्टम है, इसकी हम विंडोज़ की बात नहीं करेंगे, इसको हम सपोज करेंगे डेटा के अकॉर्डिंग। अगर उन्होंने डेटा भेजा, माइक्रोसॉफ्ट वाले ने न्यू डेटा भेजा अपने सिस्टम पे ऑटोमेटिकली डेटा डाउनलोड हो गया और सिंक हो गया, अपना जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। वैसे तो ऑप्शन आती होती है, ठीक है, अब शट डाउन एंड अपडेट, बट क्या था, डेटा तो रियल टाइम में अपने सिस्टम में आ गया ना, ठीक है। उसी तरह ये क्या करता है, इंटरनल लेवल के ऊपर जो जितने भी सिस्टम्स होते हैं इस एल्गोरिथम के, उनको ऑटोमेटिकली सिंक कर देता है। इसमें और क्या होता है कि मास्टर पोल टू कलेक्ट क्लॉक वैल्यूज फ्रॉम द अदर स्लेव्स। जैसे क्या होता है, ये मैं डायग्राम में दिखाया गया कि जैसे एक पेरेंट नोड होती है, उसमें चाइल्ड नोड्स होती हैं। उसी तरह इसमें क्या होता है, ये एल्गोरिथम में एक जो सिस्टम होता है या एक जो सर्वर होता है उसको हम मास्टर बना देते हैं कि ये है हमारा मास्टर नोड है या ये मास्टर कंप्यूटर है। उसके साथ बाकी जितने भी होते हैं वो स्लेव्स उसके साथ कनेक्टेड होती हैं। तो इसमें क्या होता है, अब सारी जितनी नोड्स कनेक्टेड हैं उनको जो वैल्यूज़ है, उनकी जो क्लॉक टाइमिंग होती है उसका सिंक्रोनाइज होना भी ज़रूरी है। अगर सपोज करो कि जो यूएस में है वहाँ कोई और टाइम है, किसी और कंट्री में जैसे कनाडा में कोई और टाइम है, यूएस में कोई और टाइम है, ब्रिटेन में कोई और टाइम है, तो सारे अगर वो सर्वर अलग अलग जगह पे हैं तो उन सब सर्वर्स का जो टाइम है, ठीक है, वो भी आपस में सिंक होना जरूरी होता है। तो ये जो बैंकलेस एल्गोरिथम है ये क्या करता है, जितने सर्वर जिस लोकेशन पे भी पड़े हैं, ठीक है, उनमें चाहे टाइम कोई भी चल रहा हो, जैसे आईएसटी चलता है इंडिया में, टाइमिंग कोई भी हो, तो वो उस टाइमिंग को क्या करता है, कलेक्ट करके अपने आप उनको सिंक करके रखता है। ठीक है, अगर इंडिया में 6 बजे हैं तो उस जगह में भी जो टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग उसको सिंक कर लेगा। ठीक है, अगर इंडिया के वाले सर्वर में डेटा 6 बजे अपडेट हो रहा है तो साथ के साथ वो यूएस वाले सर्वर में भी अपडेट कर देगा। तो क्या हो गया, इसमें मास्टर पूल्स कलेक्ट क्लॉक वैल्यूज फ्रॉम द अदर स्लेव्स। और इसमें क्या होता है एल्गोरिथम में, द मास्टर यूजेज राउंड ट्रिप टाइम टू एस्टिमेट द स्लेव्स क्लॉक वैल्यू। इसमें क्या करता है, जो मास्टर नोड होती है वो हर जितना जो भी नोड उसके साथ कनेक्ट है, जो भी स्लेव उसके साथ कनेक्टेड हैं, जो नोड्स कनेक्टेड हैं, सबके पास एक जो राउंड ट्रिप टाइम होता है कि एक फिक्स टाइम के बाद उनके पास जाती है और जो जो डेटा वहाँ अपडेट हो रहा होता है उनको सिंक कर लेती है। ठीक है, इट टेक्स एन एवरेज eliminating any above some average round trip time or with faulty clocks। इसमें क्या होता है, जब वो राउंड ट्रिप टाइम के लिए एवरेज टाइम जाती है तो किसी का कोई फॉल्ट क्लॉक्स होते हैं तो उनके साथ भी ये डील करती है। इट सेंड्स द रिक्वायर्ड adjustment to the slaves better than sending the time which depends on the round trip time। It sends the required adjustment to the slaves। ये क्या करती है, सेंड करती है रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट टू स्लेव्स। क्यों, जो मास्टर होता है वो स्लेव्स को एक रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट भी सेंड करती है। तो क्या करती है उसमें, बेटर देन सेंडिंग द टाइम, टाइम सेंड करने से अच्छा है उनको एक एडजस्टमेंट। अगर वही जैसे ऊपर वाले पॉइंट्स में किया है कि अगर एक सर्वर का टाइम कुछ और है और दूसरे सर्वर का टाइम कुछ और है, तो उन दोनों टाइम्स को आपस में सिंक भी करना है, आपस में मैच भी करना है। अगर वो दोनों टाइम आपसे मैच होंगे फिर ही रियल टाइम में जो डेटा एक सर्वर के ऊपर अपडेट होगा वो साथ के साथ दूसरे सर्वर के ऊपर भी अपडेट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, एक सर्वर के ऊपर डेटा अपडेट हो जाएगा बट जो कोई दूसरा सर्वर है, कोई दूसरी लोकेशन पे पड़ा है, उस सर्वर के ऊपर जो डेटा है वो अपडेट नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, अगर हम मेज़र करना है, मेज़रमेंट करनी है कि ये जो एल्गोरिथम है इसका फाइनल क्या रिजल्ट होगा। इसमें जैसे एग्जांपल ली गई है कि 15 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, उनकी क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन 20 to 25 मिली सेकेंड।
अगर सपोज करो अपने पास 15 कंप्यूटर्स हैं, 15 नोड्स कनेक्टेड हैं एक मास्टर के साथ, उनको अगर सिंक होने में पूरे सिस्टम्स को 15 कंप्यूटर को सिंक होने में 20 से लेकर 25 मिली सेकेंड का टाइम लगता है। तो इसका जो ड्रिफ्ट रेट होगा 2 × 10⁻⁵, जो कि बहुत कम है। बहुत जल्दी जो डेटा है अगर एक जगह अपडेट हुआ है तो बाकी सर्वर्स के ऊपर भी वो डेटा बहुत विद इन मिली सेकेंड वो अपडेट हो जाएगा। इफ मास्टर फेल, ठीक है, इफ मास्टर फेल, जैसे क्या था ऊपर वाले एल्गोरिथम में पढ़ा था कि अगर मास्टर फेल हो जाती है तो पूरा सिस्टम स्टॉप हो जाता है, पूरा सिस्टम की जो वर्किंग है वो रुक जाती है। तो इसमें क्या किया, इफ मास्टर फेल कैन इलेक्ट अ न्यू मास्टर टू टेक ओवर। इसमें इन्होंने क्या किया, पहले से ही अगर सर्वर मेन जो मास्टर है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो एक नया जो मास्टर है वो साथ के साथ स्टार्ट हो जाएगा, अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देगा। उस जो पहले मास्टर जो काम कर रहा था उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो टेक ओवर कर लेगा। तो इससे क्या होगा, जो अपना सिस्टम है वो कंटिन्यू वर्क करता रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई इंटरप्ट या रुकने की या वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चे, आई होप सबको ये बात क्लियर हो गया होगा, बेंगलिश एल्गोरिथम। थैंक यू।